दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और आज बात करेंगे दोस्तों जो हमारा मैथ्स का दूसरा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं किस पे, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे बात कर चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं किस पे, एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा पे बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हर ही एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमें लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले जो छोटी छोटी बातें वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए पहले उनको समझिए। सबसे पहले दोस्तों समझना ज़रूरी है गुणज। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है क्या, गुणज। गुणज क्या होता है? तो दोस्तों गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं समझिए। देखो मल्टीपल होते हैं किसी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या होता है, उस संख्या का गुणज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई संख्या ले ली 7। क्या ले ली, मैंने कोई संख्या ले ली 7। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 28 आएगा। इसका मतलब ये जो संख्याएं 7, 14, 28, 7, 14, 21, 28 ये सब क्या है, 7 के गुणज। ये सब 7 के क्या है, गुणज। आपको ये बात समझ में आई? यानी किसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्याएं उसका क्या होती है, वो संख्याएं उस संख्याओं के गुणज यानी मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल। आपको इतनी बात समझ में आई? तो आपको पता है दोस्तों कि देखो ये सब क्या आ गए, मल्टीपल। ये सब 7 के क्या आ गए, मल्टीपल। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, अनंत। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं दोस्तों वो हमारी कितनी होती है, अनंत। प्राकृतिक संख्याएं होती है अनंत। अच्छा, इस हिसाब से प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं तो किसी संख्या के गुणज भी कितने हो सकते हैं, अनंत। आपको याद रखना है कि किसी संख्या के जो गुणज होंगे, किसी संख्या के गुणज भी दोस्तों कितने होंगे, अनंत। कितने होंगे, अनंत। चलिए एक चीज़ और समझिए। दूसरी एक बात और समझनी है कि दोस्तों जैसे ये 7 है, 7 में 1 से गुणा किया, 7 में 1 से गुणा किया तो 7 आया। यानी 7 का जो सबसे पहला मल्टीपल है वो क्या है, 7। अगर यहाँ पे नंबर होता मान लो 6, क्या होता है 6, या मैंने मान लिया 5 होता। अगर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या स्वयं का क्या होती है, गुणज। यानी प्रत्येक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, स्वयं का गुणज होती है। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, एक और बात समझिए। आपको पता है जैसे हमारी संख्या 1 है, हमारी संख्या क्या है, 1 का भाग देखो जैसे ये इसके मल्टीपल है। देखो ये 7 के मल्टीपल 7, 14, 21 और 28। इसका मतलब इन सब में 7 का भाग जाएगा। देखो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और जितने भी आगे होंगे उन सब में 7 का क्या जाएगा, भाग। और आपको पता है कि जो संख्या 1 है हमारी यानी 1 है, इसका भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। देखो हमने संख्या ले ली 12 तो इसमें भी 1 का भाग जाएगा। हमने संख्या ले ली 25, इसमें भी 1 का जाएगा भाग। तो आपको पता है कि संख्या 1 का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। इस हिसाब से प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होती है। 1 का क्या होती है, गुणज होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, 1 का गुणज होती है। एक चीज़ और समझिए दोस्तों, एक और चीज़ आपको समझनी है। वो चीज़ आपको क्या समझनी है, आपको पता है ये ना संख्या है हमारा 0। ये संख्या क्या है, 0। 0 में देखो 10 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 में यदि हम मान लो 25 से भाग करेंगे तब भी 0 रहेगा। अगर मान लो हम 0 में 13 से भाग करेंगे तब भी 0 रहेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जाता है। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जाता है। इस हिसाब से जो हमारा 0 है वो क्या होता है, प्रत्येक संख्या का क्या होगा, प्रत्येक संख्या का
गुणज होगा। क्या होगा? प्रत्येक संख्या का गुणज होगा। जो जीरो होगा, जो जीरो है वो क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक संख्या का गुणज होगा। आपको इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, तो गुणज में और कुछ नहीं है, केवल इतनी कहानी है। आपको याद रखना है कि किसी संख्या के गुणज कितने हो सकते हैं दोस्तों? अनंत। दूसरी बात, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। आपको पता है, जैसे 7 है तो 7 का सबसे पहला गुणज क्या है? 7। तो यानी प्रत्येक संख्या 7 का, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। दूसरी बात दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 से भाग जाता है। प्रत्येक संख्या में किससे भाग जाता है? 1 से भाग जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 8 है, 8 में 1 से भाग जाएगा। तो 1 का जो 8वां मल्टीपल क्या है? 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रत्येक संख्या क्या होती है? 1 का गुणज होती है। और मैंने आपको अभी बताया कि 0 में प्रत्येक संख्या से भाग जाता है। इस हिसाब से दोस्तों जो 0 है वो प्रत्येक संख्या का क्या होगा? गुणज होगा। क्या होगा? प्रत्येक संख्या का गुणज होगा। आपको इतनी सी बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, यदि आपको इतनी सी बात समझ में आई तो आगे एक और चीज़ समझते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आप लोग नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है? और चीज़ समझिए, छोटी सी एक और चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुणनखंड। किस पे? गुणनखंड पे। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड समझिए दोस्तों। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर। देखो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो संख्याएं, जैसे किसी भी संख्या, जैसे कोई संख्या लिखी है हमारी 40। क्या लिखी है? 40। तो 40 में जिन संख्याओं से भाग जाएगा, 40 में जिन संख्याओं, जैसे 40 में 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, और 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, और 20 से भी जाएगा, और 40 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब ये सब संख्या 40 के क्या है? गुणनखंड। ये सब संख्याएं क्या है? 40 के गुणनखंड। यानी वे सभी संख्याएं जिनका दी हुई संख्या में पूरा भाग चला जाता है, जिनका दी हुई संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, वो सब संख्या उसके क्या होंगे दोस्तों? गुणनखंड। क्या होंगे? गुणनखंड। आपको इतनी सी बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, कि वे सभी संख्याएं जिनका दी हुई संख्या में भाग चला जाए, वे सभी संख्याएं जिनका दी हुई संख्या में भाग चला जाए। अच्छा, एक बात और आपको यहां से समझनी है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 25, तो 25 में सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसका भाग जाएगा? तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। दूसरी संख्या ले लो। हमने संख्या ले ली दोस्तों 51। तो 51 में वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका भाग जाएगा? तो वो क्या होगी? 1। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। क्या होगा? 1। प्रत्येक संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा वो दोस्तों क्या होगा? 1। और आपको पता है, जैसे ये संख्या 40 है, तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 40 में भाग जाएगा? तो वो दोस्तों संख्या स्वयं ही होती है, खुद ही। यानी 40 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 40 से भाग जाएगा। यानी 40 में भाग जाना, वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 40 से भाग जाए, तो वो संख्या स्वयं होती है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1। और प्रत्येक संख्या का जो सबसे बड़ा, यानी क्या, सबसे जो बड़ा गुणनखंड होता है वो क्या होता है? स्वयं वो संख्या होती है। क्या होता है दोस्तों? स्वयं वो संख्या होती है। आपको इतनी सी बात समझ में आई? आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप गुणनखंड निकालना सीख गए। देखो, और मैं बता दूं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। और एक और चीज़ समझ लो, छोटी सी, और ये समझ लो छोटी सी चीज़। जैसे अभी मैंने संख्या ले ली
अभी मैंने संख्या ले ली 48, क्या ले ली 48, 48 के गुणनखंड निकालने हैं, तो आप इसे 2 से काटोगे, जिससे भी जो जिस संख्या से कटे उससे काटोगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे दोस्तों फिर 3 से काटोगे तो कितने बार, 1 बार कट जाएगा। तो 48 के जो गुणनखंड होंगे, जो देखो 48 के गुणन 1 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा, 48 भी होगा, 2 भी होगा, और इन दोनों को देखो यानी 2 दूनी 4 भी होगा, 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 भी होगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये सब संख्याएं इनके देखो इनके गुणनफल से प्राप्त इनमें से कोई संख्या उठा लीजिए या ये संख्या ले लीजिए, ये सब इस संख्या के क्या होंगे, गुणनखंड। ये सब इस संख्या के क्या होंगे, गुणनखंड। आपको इतनी सी बात समझनी है, आपको क्या करना है, इतनी सी बात समझनी है। चलिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो वो भी समझिए। जैसे दोस्तों हमसे अगर कह दे, हमें कोई संख्या दे दे, हमें मान लो संख्या दे दी ये 84, क्या दे दी 84, और पूछ ले कि 84 के सभी गुणनखंड बताइए, क्या पूछ ले 84 के सभी गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि 84 के प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर जानते हो, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता ही है, देखो 2 से काटो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 से 21 बार कट जाएगा, 3 से काटो 3 सत्ते 21, और 7 से काटोगे तो 1 बार। तो दोस्तों जो 84 के गुणनखंड है, 84 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 3 और × 7। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब हमें बताना है कि 84 के कुल सभी गुणनखंड बताओ। क्या बताना है दोस्तों, कुल सभी गुणनखंड। क्या बताना है, कुल सभी गुणनखंड, कुल सभी गुणनखंड बताने। तो देखो ये हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, देखो 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम और 7 भी प्राइम। तो 2 पे पावर कितनी है, 2, तो ये पावर 2 है तो इससे 1 बढ़ा के लो, यानी 3 इंटू लगाओ। ये 3 की पावर कितनी, 1, तो इससे 1 बढ़ाओ 2। 7 के ऊपर पावर कितनी, 1, इससे भी 1 बढ़ाओ 2। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो दोस्तों जो 84 के कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 12। कुल गुणनखंड कितने होंगे, 12। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये मैंने 84 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने 84। तो देखो 84 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, और देखो 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और दोस्तों 7 के बाद किससे कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 12 के बाद 21 से कट जाएगा, उसके बाद 42 से कट जाएगा, उसके बाद 84 से भी कट जाएगा, और देखो 14 से भी कट जाता है। किससे, 14 से भी कट जाएगा 7 के बाद। यहाँ 14 को मैं यहाँ ले ले रहा हूँ, यहाँ 12 और 14 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और रह गया, एक और बताइए। देखो 7 चौके 28, 28 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 28, यहाँ ले लेता हूँ, 21 और 28। अब बताइए अब कोई नंबर है ऐसा जिससे 84 कट जाए। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 12 से, 14 से, 21, 28, 42 और 84 खुद से कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो 84 के दोस्तों कुल गुणनखंड है वो कितने हैं, 12। आप चेक कर लीजिए, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। जो 84 के कुल गुणनखंड है वो कितने होंगे, 12। आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप थोड़ा आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। ये सब छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो आपको आगे समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमसे कहते हैं दोस्तों एग्जाम में कि 120 इंटू 343 के गुणनखंड बताइए। क्या पूछ रहा है, 120 इंटू 343 के गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 120 के फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे तो 60 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार,
और 5 से काटेंगे तो एक बार। और ये 343 है। आपको पता है ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये छोटी मोटी बातें भी याद रखा करो। तो ये 120 है, तो 120 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। तो 120 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और ये जो 343 है ये 7 की पावर कितना है, 3। अब इसके कुल गुणनखंड बताने हैं। तो ये 2 की पावर कितना है, 3, तो 1 बढ़ा दो 4। 3 की पावर कितना है, 1, तो 1 बढ़ा दो 2। 5 की पावर 1, 1 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2। 7 की पावर 3, 1 और बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौके 64। तो दोस्तों 120 × 343 के जो कुल गुणनखंड होंगे वो दोस्तों कितने होंगे, 64। कितने होंगे, 64। आपको ये बात याद रखनी, आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। अब चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। यदि हमें निकालना हो, ये चीज़ आपको समझ में आई। आप देखो, मैं आपको क्या करना है, मैंने 1-2 बता दिए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं बता सकता। आपके पास जो भी बुक हो आप अपनी बुक उठाइए, और इस टाइप के अगर बुक नहीं हो तो आजकल नेट तो सभी चलाते हैं, गूगल तो सभी चलाते हैं, गूगल पर डालिए ये क्या ना पुराने साल के इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट, यानी हाउ टू वी फाइंड आउट ऑल फैक्टर या फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ आप गूगल करिए, आपको तुरंत बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको लगाइए दोस्तों। और नहीं तो आप कोई सी बुक एक परचेज कर लें, वहाँ से क्वेश्चन उठाएं, वहाँ से करें। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किसी संख्या का, यानी किसी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और समझिए। अगर वो आपसे ऐसे कह दें एग्जाम में कि ये संख्या है 48, ये संख्या क्या है 48, यानी 48 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताने, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे भाई, 48 का फैक्टर कोई दूसरा नंबर ले लो, दूसरा नंबर ले लो 72। 2 से काट दो 36 बार, 2 से काट दो 18 बार, 2 से काट दो 9 बार, 3 से काट दो 3 बार और 3 से काट दो 1 बार। तो दोस्तों जो 72 का मतलब है, जो 72 का मतलब है वो क्या है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। देखो आपको क्या करना है कि अभाज्य ही लेना है, फैक्टर को क्या लेना है, अभाज्य ही लेना है। अब हमसे क्या पूछा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या बताना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताने तो आपको कुछ नहीं करना। देखो ये 2, 2 की पावर कितनी 3, तो ये 3 ले लो, ये कितनी 2 तो +2। तो इसके दोस्तों जो कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 5। इसके यदि अभाज्य, अंतर समझो, ये पूछ रहा है अभाज्य, और इससे पिछले में क्या पूछा था, इससे पिछले में क्या पूछा था दोस्तों, कुल गुणनखंड। अगर इसके कुल गुणनखंड पूछ ले, क्या पूछ ले, कुल गुणनखंड, तो हम कैसे निकालेंगे, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 तो 4, 3 की पावर 2 तो 3, तो 4 3 12। तो दोस्तों इसके जो कुल गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 12। यदि हमसे पूछ लेगा इसमें अभाज्य कितने हो जाएंगे, इसमें भाज्य कितने, 5। और अगर हमसे पूछे तो फिर भाज्य कितने होंगे। अगर हमसे पूछ लिया कि भैया देखो, हमसे पूछ लिया कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो हमने बता दिया इसके अभाज्य गुणनखंड कितने, 5। हमसे पूछ ले इसके गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड तो कितने, 12। अगर भाज्य पूछ ले तो, अगर क्या पूछ ले, भाज्य पूछ ले तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, देखो कुल 12 है, 12 में से 5 क्या है, अभाज्य। तो फिर भाज्य कितने बचे दोस्तों, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 7। तो जो 72 नंबर लिखा है इसके कुल भाज्य गुणनखंड कितने, 7, अभाज्य कितने, 5, और टोटल कितने हैं, 12। आपको ये चीज़ समझ में आई, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे बात दोस्तों इस प्रकार है कि अब हमें बताना है कि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। यदि हमसे पूछ ले कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, यानी सभी गुणनखंडों का हमसे क्या पूछ ले, योग पूछ ले। क्या पूछ ले हमसे कह दे कि कोई भी संख्या है उसके कुल गुणनखंडों का क्या बताना है, योग बताना है। क्या बताना है दोस्तों, किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है, जो भी हमें संख्या दे रखी है n, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। जैसे a की पावर m अभी कर रहे थे, b की पावर n, c की पावर p, कुछ भी ले लो जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसे ही जो भी आगे चलता जा रहा है तो ऐसे ले लेंगे। जहाँ a b c क्या है,
अभाज्य गुणनखंड। क्या है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ABC क्या है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। आपको इतनी सी बात समझ में आई? तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये करना है कि यदि हमसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछ ले, यदि हमसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो हम क्या करेंगे, यानी सॉरी अभाज्य नहीं, यदि हमसे कुल गुणनखंडों का योग पूछ ले, यानी सभी गुणनखंडों का योग, क्या कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग, क्या पूछ रहा है? सभी गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, जो a है a की पावर m + 1 - 1 और नीचे a - 1। दूसरा इंटू b की पावर n + 1 - 1 और नीचे b - 1 इंटू c की पावर p + 1 - 1 और नीचे c - 1। दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला क्या करना है? याद। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का क्या पूछ ले, योग पूछ ले, तो दोस्तों हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। ऐसे यदि और भी गुणनखंड हो तो आप ऐसे ही उसे आगे बढ़ा देंगे। मान लो यहाँ पे d की पावर q दे रखा होता तो यहाँ पे d की पावर q + 1 - 1 अपॉन d - 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए दोस्तों, यदि हमसे कह दें कि कोई संख्या हमारी 60 है, कोई संख्या हमारी क्या है? 60। संख्या हमारी 60 है, इसके सभी गुणनखंडों का क्या बताओ? योग बताओ। इसके सभी गुणनखंडों का दोस्तों क्या बताना है? योग। तो आप जानते हैं कि 60 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होते हैं दोस्तों? 60 के फैक्टर कैसे करेंगे? देखो, जिनको नहीं आता वो समझ ले। देखो 60 लिख लो, फिर 2 से काट लो, कितने बार? 30 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट लो, 15 बार कट जाएगा। अब 3 से काट लो, कितने बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। 5 से काट लो, 1 बार कट जाएगा। तो दोस्तों जो 60 के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आपको इतना समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों? अब हमें बताना है कि जो हमारी ये संख्या है 60, इसके सभी गुणनखंडों का योग बताना है। क्या बताना है? सभी गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या है? 2। 2 की पावर कितनी? 2, उसमें 1 बढ़ा दो, तो 2 की पावर 3 और -1 और नीचे 2 - 1 इंटू दूसरा गुणनखंड है 3। तो 3 की पावर 1 तो पावर है, 1 और बढ़ा दो, 2 - 1 और नीचे 3 - 1। अगला गुणनखंड क्या है दोस्तों? 5। तो 5 की पावर 2 - 1 और नीचे 5 - 2। आपको इतनी बात समझ में आई? देखो अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इधर समझ लो। ठीक है, इधर समझ लो, ये थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, देखो ये 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 में से 1 जाएगा तो दोस्तों कितना बचा? 7। नीचे कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 और नीचे कितना बचेगा? 2 इंटू ये 5 की पावर 2 यानी 25। 25 में से 1 जाएगा तो 24 और नीचे 5 में से 2 जाएगा, 1 आता है ना, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब इसे काट लो। देखो 4 छिंगे 24, 2 चौके 8। ठीक है, देखो 6 चौक 24 और 24 इंटू 7, 7 इंटू 24, तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। तो जो 60 के सभी गुणनखंडों का योग होगा वो दोस्तों कितना होगा? 168। कितना होगा? 168। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आप सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो 60 के जो सभी गुणनखंडों का योग होगा वो कितना होगा? 68। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं। आपको फॉर्मूला याद कर लेना और इसे लिख लो, आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो समझिए। अच्छा अब समझिए, जैसे ये संख्या 60 है, क्या है? 60 के गुणनखंड 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, 15 के बाद दोस्तों क्या होगा? 20 होगा, फिर 30 होगा और फिर 60 खुद होगा। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो अगर कुल गुणनखंड निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 12, 12 ही होंगे। इनको जोड़ लो, जोड़ के देखो 60 और 30 कितना? 90, 90 और 20 कितना हो गया? 110, 90 और 20 110, 110 120, यहाँ तक कितना होगा? 120। अब इनको जोड़ो, 12 और 15 कितना हो गया? 27, 27 और 6 कितना हो गया? 33, 33 और 5 कितना हो गया? 38, 38 और 4 42, 42 और 3 45, 45 और 2 47 और 1 48। इनको जोड़ोगे
तो 168 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 168 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने सही किया है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? हमने सही किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको जो ये मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं ये आपको अच्छी समझ में आई होंगी कि किसी संख्या के यानी गुणज क्या होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। और अब ये चीज़ आपकी बेसिक चीज़ें तैयार हो गई। आपको क्या करना है कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हो, आप कोई सी बुक उठाइए, जो भी क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन नहीं भी हो तो कोई भी नंबर अपने मन से सोचिए, उनके निकाल दीजिए फटाफट से। उसके यानी फैक्टर कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंड निकालिए, अभाज्य निकालिए, भाज्य निकालिए, टोटल निकालिए, उनके गुणनखंडों का योग निकालिए। आपके पास बहुत सारा काम है, आप पढ़िए तो सही। हम भी देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको इतना काम करना है। अब देखो आगे बात करते हैं। सर टाइम बताइए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका आप सब कुछ बताइए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर है हमारा 1260। नंबर क्या है? 1260। इसका दोस्तों आपको क्या बताना है? आपको इसके सभी गुणनखंड बताने हैं। क्या बताने हैं? सभी गुणनखंड बताने हैं। इसके दोस्तों अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, इसके भाज्य बताने हैं, इसके गुणनखंडों का योग भी बताना है। ये 4 चीजें बतानी है आपको। क्या बताना है? आपको ये 4 चीजें बतानी है। तो समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर ये 1260 लिखा हुआ है इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। चलो फैक्टर करिए। ये क्या लिखा हुआ है? 1260। काटो, 2 से काट ले। 2 से काटेंगे तो 2 छिंगे 12, 2 तिया 6 और 0। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 0 ते 5 15। फिर 3 से काट लो, 3 तिया 9 और ते 5 15। अब 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो दोस्तों जो 1260 के जो गुणनखंड हो गए, जो 1260 के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, 5 की 1, 7 का 1। इसका क्या बताना है दोस्तों? इसके कुल गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? कुल गुणनखंड। कुल के लिए हमने क्या बताया? 2 की पावर 2 है तो ये 3, 3 की पावर 2 है तो 3, 1 है तो 2 और 1 है तो 2। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों इसके जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे? 36। यदि हमसे पूछ ले दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो दोस्तों इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो फिर दोस्तों भाज्य कितने हो जाएंगे? अभाज्य कितने हो गए? 6 हो गए। देखो 2, 2 4, 1 5 और 1 6। तो फिर भाज्य कितने हो जाएंगे? 30। यानी 36 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो भाज्य कितने हो जाएंगे? 30। भाज्य कितने हो जाएंगे? 30। आपको इतनी बात समझ में आई? यदि हमसे पूछ ले दोस्तों कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, तो दोस्तों आप योग कैसे निकालेंगे? हमने बताया था आपको a की पावर m+1, यानी पावर यहाँ 2 है। देखो हमने आपको बताया था a की पावर m+1 -1 अपॉन a -1, b की पावर n+1 -1 और नीचे b -1, c की पावर p+1 -1 और नीचे c -1, और d हो तो d भी ले लो, d की पावर q-1 -1 अपॉन d -1, d -1। तो a की पावर कितनी है? 2। तो यानी सबसे पहला जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो 2, तो 2 की पावर 2 में 1 बढ़ा दो, तो 2 की पावर 3 -1 और नीचे 2 -1 इंटू दूसरा गुणनखंड क्या है हमारा? 3, तो 3 की पावर 3 -1 और नीचे 3 -1। अगला गुणनखंड है 5, तो 5 की पावर 2 -1 और नीचे 5 -1। आगे 7, तो 7 की पावर 2 -1 और नीचे 7 -1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इधर में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों,
2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 में से 1 गया तो कितना बचा 26, और नीचे 26 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। नीचे 5 की पावर 2 यानी 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24, और नीचे भी कितना आएगा 4। 7 की पावर 49, 2 में 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48, और नीचे 7 में से 1 जाएगा तो 6। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, नीचे 2 में से 1 गया 1 बचा। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में से 1 गया 26, और नीचे 2 बचा, 26 और 2 लिख दिया। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 25 में से 1 गया 24, और नीचे 4 बचा। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 49 में से 1 गया तो 48, और नीचे कितना बचा 6। काट पीट लो भैया, जो कट जाए वो देखो ये 13 बार कट जाएगा। 4 छिंगे 24 और 6 अट्ठे 48, तो 7 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 में 6 से करना है और फिर 8 से करना है। 6 एकम 6 और 6 निम 54, और 8 से और काट दो। 8 छिंगे 48 के 8, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3, 8 पंच 40 और 3 43। तो दोस्तों जो हमारा नंबर है 1260, इसके जो सभी गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 36, इसके कुल गुणनखंड होंगे 36, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 6, इसके भाज्य होंगे 30, और सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा 43 68। कितना होगा 43 68। कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब सही हुआ है ना। 6 एकम 6 और 6 निम 54, और 8 छिंग 48 के 8, और 8 चौक 32 और 4 36, और 8 पंजे 40 और 3 43। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है। आपको ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, इनको एक बार रिवाइज करिए, और आपको जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाइए। आगे बस कल अपना चैप्टर शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, वहाँ से कल आपको एलसीएम और एचसीएफ पे बात करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आराम से, नो टेंशन, घर पर रहिए।